9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा कासमी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं। ये हाल सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं है बल्कि अन्य राज्यों में भी स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है वो पूरे देश की माने तो 70% कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। भयावह स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। गैस से लेकर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से लेकर भारी किल्लत, दवाइयों की किल्लत काफी ज्यादा वहां सामने आ रही है। इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार के लिए लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही है। हालांकि शिवसेना और लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को जल्द से जल्द हर मुहैया मुसीबत के दौर में ये मुश्किल घड़ी में लोगों को एक समाधान निकाला जाए, लोगों की समस्याओं को सुना जाए। लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बाला साहब ठाकरे की बात करें तो वो खुद जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे यहाँ नाकाम साबित होते दिख रहे हैं। उनके लिए तमाम तरह के सवाल जनता उठा रही है। तो क्या उद्धव सरकार संकट में आ सकती है? क्या ये गठबंधन शिवसेना का महाराष्ट्र में टूट सकता है? ऐसे तमाम तरह की सवाल लगातार इस स्थिति में पनप रहे हैं। बीजेपी भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को घेर रही है, लेकिन क्या होगा उद्धव का महाराष्ट्र के लिए आगे का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2013 में अप्रैल महीने की बात है। कुछ ही महीने पहले बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ था। तब एक पत्रकार के रूप में शिवसेना से अलग होकर मन से बना चुके राज ठाकरे की 2 सभाओं को कवर करने का मौका मिला। एक जलगांव में और दूसरी मुंबई की सभा थी। निश्चित ही महाराष्ट्र की सियासत का ये एक महत्वपूर्ण फेज था। 2 वजहों से शिवसेना पहली बार बिना बाला साहब ठाकरे के 2 बड़े चुनाव के मुहाने पर थी और मन से चीफ का राजनीतिक भविष्य तय होना था। बाला साहब ठाकरे ने भले ही बहुत पहले शांत, धीर, गंभीर और शारीरिक भाषा से अराजनीतिक दिखने वाले उद्धव को अपनी विरासत सौंप दी थी, लेकिन शिव सैनिकों के मन में गहरे बैठे उनके भतीजे का जादू बरकरार था। उत्तर भारत की कई राजनीतिक रैलियां देखी और सुनी हैं, मगर अटल बिहारी वाजपेयी, काशीराम और मायावती की सभाओं को छोड़ दिया जाए तो कम से कम सभी तक वैसा स्वैत ही संपूर्ण राजनीतिक जलसा कभी नहीं देखा गया। राज को सुनने के लिए लोग खुद चलकर आए। पूरा मैदान खचाखच भर गया था। भूमिका इसलिए बनाई गई है क्योंकि तब से ये माना लिया गया था कि बाला साहब ठाकरे ने बेटे को भले कमान सौंपी हो, मगर शिवसेना समर्थकों का मिजाज उन्हें राज ठाकरे के पास लेकर जाएगा। उस वक्त महाराष्ट्र में बाला साहब से राज ठाकरे की तुलना होती थी, परछाई तक बताया जाता था, जबकि राज के सामने उद्धव को बहुत कमजोर माना जाता था। शिवसेना के बहुत याद समर्थकों का भी निष्कर्ष साफ था कि पुत्र मोह में बाला साहब ने गलती की है। लेकिन चुनौतीपूर्ण माहौल में आगे के नतीजे ठीक उलट हैं। राज आंशिक असफलताओं जैसे म्युनिसिपल चुनाव में चूक चुके हैं। उनके प्रशंसक बने रहे। सुनने के लिए भी अब भी स्वैत संपूर्ण भीड़ पहुंचती है, मगर ये कभी वोट में तब्दील नहीं होते दिखाई देते हैं। नतीजे सामने हैं। आज राज ठाकरे लगभग राजनीतिक हाशिए पर हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की उपलब्धि को ले तो साफ पता चलता है कि उन्होंने लोगों के आकलन को झूठा साबित किया और उम्मीद से बहुत ज्यादा हासिल भी किया। बाला साहब और राज ठाकरे की कमी से शिवसेना को नुकसान भी हुआ। 3 दशक में पहली बार बीजेपी से अलग अकेले चुनाव में उतरना पड़ा। उद्धव के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़कर भी शिवसेना का प्रदर्शन काडर के भरोसे और पार्टी की ताकत को बताने के लिए काफी था। अकेले लड़कर भी शिवसेना राज्य में संख्या बल और वोट शेयरिंग के हिसाब से मोदी में बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी थी। पहली बार राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर बीजेपी संघ पार्टी को छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ा। तब भी शिवसेना ने भरसकर कोशिश की थी कि किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाया जाए। हालांकि एनसीपी संघ बीजेपी के गठबंधन की भनक से परेशान शिवसेना को आनन फानन में समझौता करना पड़ा। अब तक महाराष्ट्र में राजनीति की एक धुरी पर काबिज उद्धव पार्टी की प्रासंगिकता बनाए रखने में कामयाब रहे। शिवसेना की राजनीति का सबसे खराब समय दरअसल इसके बाद शुरू होता है। 2019 में बीजेपी संघ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने और स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बाद पर्दे के पीछे के समझौतों की वजह से
अमित शाह का कथित वादा कि शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी रहेगी। उद्धव मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अड़ गए। बीजेपी के मान मनोबल पर भी नहीं पिघले। जनादेश में सत्ता की रेस से बाहर कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन बना लिया। इस बीच अजीत पवार के साथ बीजेपी ने नाटकीय ढंग से सरकार भी बना ली, लेकिन कुछ ही घंटों में उसका अंत वैसे ही हुआ जैसे सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ही उद्धव ठाकरे ने नया गठबंधन बनाया। ठाकरे की कोशिश थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को पछाड़कर वो पार्टी को पुरानी भूमिका में लेकर जाएंगे, लेकिन माहौल बता रहा है कि ठाकरे ने साख बचाने के लिए जो रास्ता चुना वो पार्टी की राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े करने लगा है। 2019 में भी एनसीपी 2019 में भी एनसीपी से मामूली बढ़त लेते हुए शिवसेना दूसरी सबसे बड़ा दल बन गया 56 सीटों के साथ, लेकिन चुनाव बीजेपी संग लड़ा था। हमेशा किंगमेकर की भूमिका में रहने वाले ठाकरे परिवार सत्ता एक झटके में लोलुप साबित हो गया। सालों कांग्रेस और एनसीपी की खिलाफत कर पार्टी ने जो जमीन तैयार की थी, नए गठबंधन की वजह से उस पर भी बट्टा लग गया। पार्टी का डर हैरान था। शिवसेना नेताओं के अचानक से सुर बदल गए थे और वो बीजेपी के ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रहार कर रही थी। बीजेपी के प्रचार तंत्र ने नई चीजों को कैंपेन की तरह सोशल मीडिया में उद्धव के खिलाफ चलाया। हो सकता है कि लोगों को उद्धव की जो सत्ता लोलुपता दिखाई दी वो इसी कैंपेन का भी नतीजा हो, लेकिन 2019 के बाद की शिवसेना बिल्कुल अलग थी। सोशल मीडिया की बहसें शिवसेना के चरित्र पर सवाल खड़े कर रही थी। सार्वजनिक मंचों पर हिंदुत्व के राजनीतिक एजेंडे का विरोध लगातार किया जा रहा था और शिवसेना के बचाव में तर्क गढ़ रहे थे। पार्टी भी अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा लेने और हिंदुत्व के दूसरे मुद्दों पर बार बार राय और पार्टी की राय दोहराती रही, लेकिन उद्धव की पूरी मशीनरी सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, सत्ता की चाबी शरद पवार और सोनिया गांधी के हाथ में है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत ने माना कि उद्धव सोनिया गांधी से भी सलाह मशवरा करते हैं। हालांकि उन्होंने बचाव भी किया था। सोनिया गांधी अघाड़ी में शामिल घटक कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, इस लिहाज से उन्हें भी सम्मान देना जरूरी है। प्रभु चावला के साथ एक इंटरव्यू के दौरान शिवसेना ने कहा कि और मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे की साख को काफी बट्टा लग चुका था। सुशांत की मौत से लेकर हालिया सचिन वाजे, अनिल देशमुख, परमबीर सिंह प्रकरण तक जो भी सवाल हुए वो सीधे उद्धव ठाकरे तक पहुंचे। जवाब देने में भी कांग्रेस या एनसीपी नेताओं की बजाय शिवसेना को ही आगे आना पड़ा था। इस सबको देखते हुए लगातार महाराष्ट्र में संकट गहराता गया। राजनीतिक समीकरण बिगड़ते गए। राजनीतिक समीकरणों को बिगड़ता देख ये कयास लगाए जाने लगे थे। राजनीतिक समीकरणों को बिगड़ता देख के कयास लगाए जाने लगे कि उद्धव ठाकरे खुद सामने आकर स्थितियों को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हाल ही में कोरोना की स्थिति को लेकर भी उद्धव ठाकरे सरकार पर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्थितियों को बेकाबू होने कैसे दिया गया, जल्द ही लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया, महाराष्ट्र में स्थितियां इस हद तक कैसे बद से बदतर होती चली गई और महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार हाथ पे हाथ रखे हुए तमाशबीन बनी रही। लेकिन अब क्या उद्धव ठाकरे सामने आकर अपनी इन सभी नाकामियों को छिपा पाएंगे और क्या इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा पाएंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज। लेकिन अब देखना होगा कि उद्धव की रणनीति महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी सही साबित होती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।